हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान के समूह यानी कि ग्रुप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के आधार पर प्रयोगात्मक अनुसंधान को दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला हो जाता है प्रयोगात्मक समूह यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस समूह में अनुसंधानकर्ता यानी कि जो शोध कर रहा है यानी शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर दिया जाता है और यही सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण है तो इसका प्रभाव होगा। जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि किसी पर कोई इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? जो उस पर डिपेंड है, आश्रित है, उस चीज पे पड़ेगा ना। अगर कोई कारण है तो जाहिर सी बात है प्रभाव होगा, और प्रभाव जनरली किस पर पड़ता है? आश्रित चर पर पड़ता है। ठीक है। और फिर देखिए, नियंत्रित समूह कौन सा हो जाएगा? तो इस समूह में जो अनुसंधान करता होता है उसके द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ या परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं नियंत्रित समूह। देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, लिखा है कि इस विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। यदि किसी दूसरे अध्ययनकर्ता को पहले अध्ययनकर्ता के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर किसी प्रकार की शंका है तो उसे दोहराकर निष्कर्ष की जांच आसानी से की जा सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, लिखा है कि इस अनुसंधान में एक चिकित्सक के द्वारा डेंगू बुखार की दो औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है इस विधि में स्वतंत्र चरों का जोड़ तोड़ आधिकारिक एवं उचित तरीके से हो पाता है, जिस कारण प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई प्रकार से करने में समर्थ होते हैं। मतलब कि बेसिकली क्या होता है, ये विधि ऐसी विधि है जिसमें कि मान लीजिए कोई भी स्वतंत्र चर है तो उसमें क्या होता है, जोड़ तोड़ या तो अधिकारी या उचित तरीके से हो पाता है, जिस कारण से प्रयोगकर्ता क्या करते हैं, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई प्रकार से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन यानी जिसका संबंध किससे हो? मानव मस्तिष्क से हो, मानव बिहेवियर से हो, वह क्या होता है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। अब देखिए, यह विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि बेसिकली समस्या का निदान जो है वो एक है, सबके लिए ये चीज जो है वो समान है। और मान लीजिए कि सबके लिए अलग अलग मत हो सकता है तो वो किस में होता है? आत्मनिष्ठ में होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास तरीके से एवं खास विधि से प्रयोग करना होता है। इसमें पूर्वाग्रह या पक्षपात का अभाव रहता है। वस्तुनिष्ठ होने के कारण इससे प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए, लिखा है प्रयोगात्मक विधि और वैज्ञानिक विधि में समानता के कारक। तो प्रयोगात्मक विधि को प्रायः वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग पर आधारित है। तो वैज्ञानिक विधि में जो विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषताएं प्रयोगात्मक विधि में भी विद्यमान होती है। और दोनों में किस तरीके की समानता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। तो इन दोनों ही विधियों में क्या है? अपनी प्रकृति, प्रक्रिया और परिणामों के दृष्टिकोण से अधिकाधिक क्या है? वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। यह आत्मनिष्ठा, पक्षपात और दोषपूर्ण रवैये से काफी दूर है। मैंने आप लोगों को बोला ना, जब क्या हो कि जो रिजल्ट है वो सबके लिए समान हो तो वहां वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। और जब वस्तुनिष्ठता का गुण होता है तो वहां पक्षपात नहीं किया जा सकता। जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है, उसमें किसी विद्यार्थी के साथ भेदभाव होता है क्या? नहीं होता है। बट मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बोला जाए सब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, आत्मनिष्ठता वाला, जिसमें कि विद्यार्थी अपने अपने मत के अनुसार आंसर लिख रहे हैं और उसमें टीचर को नंबर देना है। तो किसी को हो सकता है 10 में 5 मिलेगा, किसी का आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा तो 10 में 8 मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के साथ भेदभाव एक तरीके से हो जाता है। अब देखिए, निश्चयात्मकता यानी पॉजिटिविज्म। इन दोनों विधियों में सूचनाओं के संकलन, व्यवस्थीकरण एवं संगठन, प्रदत्तों का विश्लेषण, सत्यापन, परीक्षण और निष्कर्ष निकालने संबंधी कार्य पूरी तरह से नियोजित, व्यवस्थित और नियंत्रित रहते हैं। और इसी से अनुसंधान कार्य या शोध कार्य में प्रारंभ से अंत तक निश्चितता का वातावरण रहता है। अब देखिए, सत्यापनशीलता यानी कि बेसिकली क्या होता है इसमें दोनों विधियों में प्रश्नों के जो उत्तर है उसको पाने के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं या प्रदत्त संकलित किए जाते हैं उनकी सत्यता का परीक्षण जो होता है वो ठीक तरीके से किया जा सकता है। यानी कि दोनों ही
वीडियो में सत्यापनशीलता जो है वो अच्छी तरह से होता है। जैसे इसमें देखिए लिखा है कि प्रदत्तों से निष्कर्ष रूप से क्रियान्वित होने से पहले उसे स्वप्रेक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर ठीक तरीके से पहले इसमें परख लिया जाता है, इसीलिए इसकी सत्यापनशीलता ज्यादा होती है। अब देखिए पूर्वानुमान क्षमता या भविष्य कथन क्षमता, इन दोनों ही विधियों के प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं से संबंधित बातों का अग्रिम अनुमान एवं उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करने की पूर्व क्षमता विद्यमान रहती है। उदाहरण के लिए किसी किशोर बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए किया जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति विशेष में उसके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किसी भी बच्चे को हो सकता है कि मान लीजिए उसे टीज कर रहे हैं तो हो सकता है किसी को बहुत इजीली गुस्सा आ जाए, किसी को हो सकता है थोड़े लेट में आए, तो ये किस पर निर्भर कर सकता है? बच्चों के व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बेसिकली किस विशेष परिस्थिति में बच्चों का व्यवहार किस तरीके से होगा उसका अगर पता लगाना है तो उसके लिए ये जो दोनों विधियां हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संशोधनशीलता और गत्यात्मकता। देखिए संशोधनशीलता एवं गत्यात्मकता में है कि इन दोनों विधियों के प्रयोग से जो निष्कर्ष एवं परिणाम स्थापित होते हैं वे कभी स्वयं में अंतिम, पूर्ण सत्य एवं अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि के सोपान यानी समस्याओं के समाधान हेतु निश्चित और क्रमबद्ध सोपानों का अनुसरण किया जाता है। उन सोपानों का क्रम जो है वो निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा समस्या का चुनाव करना, प्रॉब्लम सिलेक्शन। यह इस विधि का प्रथम सोपान होता है। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी हम शोध कर रहे हैं तो उसका प्रथम चरण हमेशा यही होगा कि समस्या का चुनाव करना, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना कि किस तरीके के प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर उसके बाद समस्या की पहचान करना, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट पढ़ते चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है, परिकल्पनाओं का क्या करना कि हमको किस मतलब समस्या के समाधान के लिए जो बेसिकली अनुभव हो गए, तर्क हो गए, कल्पनाशीलता की सहायता लेनी होती है ना, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना है, सारे समाधानों को एक तरीके से कलेक्ट करना, सूचीबद्ध करना। फिर देखिए परिकल्पना परीक्षण प्रदत्तों का संकलन, संगठन एवं विश्लेषण। तो सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के संकलन, संगठन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष संबंधी उपयुक्त सभी कार्य सोपान के अंतर्गत कुशलता पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किए जाते हैं। देखिए पहला हो जाएगा उचित निष्कर्षों अथवा परिणामों की प्राप्ति। जैसे देखिए इसमें लिखा है प्रदत्तों के विश्लेषण से उचित निष्कर्ष निकालकर परिणाम को सामने रखा जाता है। यदि निष्कर्षित परिणाम समस्या विशेष के उचित समाधान में सहायक हो तो इसे स्वीकार कर लिया जाता है, और मान लीजिए सहायक नहीं है तो दोबारा नए सिरे से फिर परिकल्पना के माध्यम से आगे बढ़ा जाता है। अब देखिए है क्रियात्मक अनुसंधान विधि यानी एक्शन रिसर्च मेथड। तो सामान्यतः विद्वानों ने अनुसंधान की 3 विधियों, जिसमें कि पहला ऐतिहासिक था, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक का ही वर्णन किया है, परंतु इन विधियों की सहायता से विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। इसके लिए क्या किया गया, क्रियात्मक अनुसंधान विधि खोजी गई। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान विधि जो है वो उसको किसने विकसित किया था, एस.एम. कोरे ने विकसित किया था। किसने किया था, एस.एम. कोरे ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है, यानी केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक स्तर पर, कहीं ना कहीं व्यावहारिक स्तर पर समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। तो इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान, तो देखिए ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। फिर देखिए यह अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर अधिक बल देता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। फिर देखिए इस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान के वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के मनोविज्ञान या बच्चों के विकास पर फोकस करता है। फिर है इससे व्यवसायी अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं।
फिर देखिए, यह नैदानिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान है। यह अनुसंधान किसी विशेष संस्था समुदाय तक ही सीमित होता है। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य तो सबसे पहला हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विद्यालय प्रणाली यानी स्कूल सिस्टम में परिवर्तन करके स्वस्थ वातावरण को विकसित करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए स्कूल सिस्टम में कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन स्वस्थ वातावरण स्कूल का बनाने के लिए किसी लॉ में क्या करना है, किसी रूल में वहां पर चेंजेस करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कर सकते हैं ताकि स्कूल का जो वातावरण है वो स्वस्थ रहे। फिर देखिए, विद्यार्थियों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना। उसके बाद है विद्यालय कर्मचारी को अपने निष्पादन में उत्कृष्टता स्तर लाने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद है विद्यालयों अथवा संस्था की कार्यदशाओं में सुधार लाना। देखिए यहाँ कितना अच्छा चीज लिखा है कि एनसीईआरटी जो है वो वर्तमान में क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित योजनाओं पर ध्यान दे रही है, जिसमें कि अभी वर्तमान में स्कूलों में जितने शिक्षक कार्यरत होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि क्या कर रही है, आयोजित कर रही है। देखिए, गुणात्मक एवं परिणात्मक अनुसंधान में डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले गुणात्मक अनुसंधान है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें व्यक्तिगत अनुभव एवं विश्लेषण पर बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। और परिणात्मक अनुसंधान है या मात्रात्मक है तो उसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा, आंकड़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि बेसिकली जो मात्रात्मक है उसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात और भाव से ये रहित होता है, लेकिन जो गुणात्मक है उसमें क्या हो सकता है, भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है, ठीक है। फिर ये है आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है और ये निगनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है इसलिए मैं इसको एकदम इंपॉर्टेंट में नोट करा रही हूँ कि जो गुणात्मक अनुसंधान होता है उसमें क्या, कहाँ, कब, ये सब वाले जो खोज है ये नहीं करता है, बल्कि कैसे करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर फोकस करता है, फैक्ट्स पर नहीं करता, उसके प्रोसेस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा हुआ। जैसे बता देते हैं ना कि ये ऐसे हुआ, तो कैसे हुआ, है ना। बेसिकली क्या होता है, ये हमारी क्यूरियोसिटी का आंसर देता है। किसका आंसर देता है, क्यूरियोसिटी का आंसर देता है। फिर उसके बाद देखिए, बेसिकली जो फिर मात्रात्मक होता है वो अनुसंधान करता क्यों और कैसे को खोजने का प्रयास नहीं करता है, इसीलिए तो इसे मात्रात्मक कहा गया है, ठीक है, यह मात्रा पर ध्यान देता है। अब देखिए यहाँ लिखा है शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग। आईसीटी का मतलब क्या होता है बताइए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, शोध में आईसीटी के प्रमुख अनुप्रयोग है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, डेटा संग्रहण एवं प्रबंधन। देखिए इसमें लिखा है कि आईसीटी ऑनलाइन सर्वेक्षण, सेंसर, मोबाइल ऐप एवं अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने की सुविधा प्रदान करती है। डेटाबेस सिस्टम और डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर अनुसंधान डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने में सहायता करते हैं। फिर उसके बाद देखिए डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली उन्नत प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं और एल्गोरिथ्म शोधकर्ताओं को जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने, सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। इसी को कहा जाता है डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन। जैसे बहुत से डेटा हमारे पास क्या है, मौजूद है, तो उसमें बेसिकली क्या करना, डेटा का विश्लेषण करना और एक पैटर्न की जांच करना कि वो डेटा किस पैटर्न पे है और बाद में उसके निष्कर्ष पर पहुंचना। फिर देखिए सहयोग और संचार, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, प्रोजेक्ट प्रबंधन, प्लेटफॉर्म और सहयोगी दस्तावेज संपादन जैसे आईसीटी उपकरण शोधकर्ताओं को विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं। आभासी सहयोग स्थल टीम के सदस्यों के बीच रियल टाइम संचार और समन्वय को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संचार होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कम्युनिकेशन जो होता है, वो बेसिकली क्या करता है, सहयोग को भी बढ़ावा देता है। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोला जाए तो वीडियो कॉल करते हैं, मान लीजिए किसी की कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि आजकल क्या होता है, मान लीजिए हम लोग शॉप पर गए हैं और अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कोई ड्रेस पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, मम्मी ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है। तो मम्मी हमारी क्या कर रही है, सहयोग कर रही है, लेकिन हेल्प क्या कर रहा है, इसमें संचार हेल्प कर रहा है सहयोग करने में। तो बेसिकली बहुत से प्लेटफॉर्म की इस तरह से हमारा सहयोग करते हैं, इसके बारे में इसमें है।
अब देखिए साहित्य समीक्षा और सूचना पुनर्प्राप्ति, तो ऑनलाइन डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी, अकादमिक सर्च इंजन शोध लेखों, पुस्तकों, कागजात की एक विशाल श्रृंखला तक त्वरित पहुंच को प्रदान करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम केवल और केवल गूगल में थोड़ा सा टाइप कर देते हैं और उससे संबंधित जितने पीडीएफ होते हैं, बुक्स होते हैं, वो सारे हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखिए सिमुलेशन और मॉडलिंग, तो आईसीटी शोधकर्ताओं को वास्तविक दुनिया की घटनाओं को दोहराने के लिए जटिल सिमुलेशन और मॉडल बनाने की अनुमति देती है, जिससे कि परिकल्पना परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण की सुविधा मिलती है। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर परिणामों की भविष्यवाणी करने एवं सिस्टम व्यवहार को समझने में हेल्प करता है। अब देखिए अगला है रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो आईसीटी उपग्रह इमेजरी और जीपीएस डेटा जैसी रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भौगोलिक डेटा के विश्लेषण का समर्थन करती है। जीआईएस सॉफ्टवेयर शोधकर्ताओं को स्थानिक संबंधों एवं पैटर्न का विश्लेषण एवं परिकल्पना करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा समझाया है आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में जो जीपीएस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का यूज करता है ना, तभी तो हमें दूर से ही क्या हो जाता है, मान लीजिए जो हमारा मोबाइल फोन है वो कैसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही करता है। तभी हम दूर कहीं बैठे इंसान को कॉल लगा लेते हैं और उससे बातचीत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा नेटवर्क को कोई क्या कर रहा है, ऊपर से रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट, जैसे होता है रिमोट कंट्रोल का जो कार होता है, कार चलते रहती है लेकिन कोई इसको रिमोट से कंट्रोल करता है। बिल्कुल रिमोट सेंसिंग जो प्रौद्योगिकी है वो भी इसी तरीके से, हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन उस नेटवर्क को कोई ना कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए संग्रहण एवं संरक्षण, तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे डेटा बढ़ रहे हैं तो उसका संग्रहण जिस तरीके से किया जा रहा है तो उसका संरक्षण भी आवश्यक है। जैसे लिखा है ना, दीर्घकालिक संरक्षण और पहुंच को सुनिश्चित करती है ताकि कहीं ना कहीं जो डेटा है वो लीक ना हो। फिर उसके बाद देखिए ई लर्निंग और कौशल विकास, तो जाहिर सी बात है जब से ये सब आया है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तब से आप लोगों ने देखा होगा ई लर्निंग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड के बाद तो मतलब ई लर्निंग तो सारे घरों में हो रहा है आजकल, गांव में भी हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अब देखिए स्वचालित प्रयोग और रोबोटिक्स, तो स्वचालन प्रौद्योगिकियां एवं रोबोटिक्स विशेष रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के प्रयोगों को कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से संचालित करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर देखिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक जुड़ाव, तो शोधकर्ता अपने शोध को साझा करने, जनता के साथ जुड़ने, व्यापक दर्शक वर्ग तक निष्कर्षों का प्रसार करने, ज्ञान के प्रसार और शोध की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें साफ साफ यही चीज लिखा है कि आप इसको समझ भी रहे होंगे कि आजकल जो सोशल मीडिया है कहीं ना कहीं वो सार्वजनिक जुड़ाव के लिए तो है ही, लेकिन वो किसके लिए है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो कि साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर साहित्य के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए शोध में सहायता हेतु प्रमुख आईसीटी प्लेटफॉर्म्स, तो हाल के वर्षों में शोधार्थियों को बेहतर अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सृजन हुआ है, जिसमें शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु के नाम उल्लेखनीय है। पहला क्या हो जाएगा, शोध गंगा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, शोध गंगा। तो शोध गंगा क्या है, एक डिजिटल रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म है जो कि भारत में शोधार्थियों के द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। यह यूजीसी के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जैसे कि सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र की एक पहल है। यह पूर्णतः निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। पूर्णतः क्या है, निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। फिर देखिए शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री भारत में एक ऑनलाइन मंच और एक राष्ट्रीय रिपॉजिटरी है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्तर पर चल रहे और हाल ही में पूरे हुए शोध कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। शोध गंगोत्री क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके बारे में, शोध कार्यों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए ही शोध गंगोत्री को डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न शैक्षणिक विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान सिनॉप्सिस के डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। देखिए स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि एक बार शोध
पूर्ण होने के बाद शोध गंगोत्री में शोध प्रबंध का जो लिंक है वो शोध गंगोत्री से शोध गंगा पर शेयर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट में ये आ गया और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखिए, आपको शोध गंगा भी याद करना है और शोध गंगोत्री भी याद करना है। शोध गंगोत्री में जब शोध पूर्ण हो जाता है तो उसे शोध गंगा में शेयर कर दिया जाता है। अब देखिए ई शोध सिंधु। तो ई शोध सिंधु की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर की गई है। यह प्लेटफॉर्म अपने सदस्य संस्थानों को 10,000 से अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल एवं ग्रंथ सूचियों, उद्धरणों एवं तथ्यात्मक डेटाबेस तक पहुंच उपलब्ध कराता है। अब देखिए है पेपर लेख कार्यशाला संगोष्ठी सम्मेलन एवं परिसंवाद। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवाद, पेपर या पत्र। चलिए, पहला हमारा है अनुसंधान पेपर या पत्र। तो देखिए अनुसंधान पत्र जिसे हम शोध पत्र कहते हैं। आजकल शोध पत्र जो है वो पीएचडी का स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, इसको प्रकाशित करवाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा। देखिए अनुसंधान पत्र जो होता है वो विस्तृत शोध परक आलेख होता है। शोध परक आलेख यानी शोध से संबंधित एक आलेख होता है जो कि अनुसंधानों को सार्वजनिक स्वरूप प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी आप लोगों का शोध है, आपको अगर उसको एक सार्वजनिक स्वरूप देना है कि सारे लोग ही इस शोध को पढ़ सके, उससे हेल्प ले सके, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसे प्रकाशित करवाते हैं। साथ ही शोधकर्ता का परिचय बाह्य दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग से कराते हैं। आपका मान लीजिए कोई शोध है वो प्रकाशित हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पढ़ेंगे और अच्छा लगा, मतलब अगर उन लोगों को वो चीज उससे वो कनेक्ट कर पाए या उन लोगों को बहुत अच्छा लगा तो वे लोग क्या करेंगे, आपसे भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एक संपर्क होगा वो बुद्धिजीवी वर्ग से हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अनुसंधान पत्र के माध्यम से शोधकर्ता अपने अनुसंधान के तथ्यों, दृष्टिकोणों एवं निष्कर्षों को विश्व के प्रबुद्ध समाज में संप्रेषित करता है। अनुसंधान पत्र के लेखन कार्य में शोधकर्ता को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत की सहायता लेनी पड़ती है। अनुसंधान पत्र के समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य के द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। जैसे देखिए बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि जो आप लोगों का अनुसंधान पत्र होता है, जिसे आप शोध पत्र कहते हैं, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई शोध कार्य किया, ठीक है, तो जिस टॉपिक पर आप शोध कार्य कर रहे हैं उस टॉपिक पर किसी और ने भी पहले किया होगा, तो आपके शोध में क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका एक मूल्यांकन निहित होगा। यही चीज इसमें कह रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुसंधान पेपर या पत्र के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फिर देखिए अनुसंधान पेपर या पत्र के लाभ। तो पहला क्या हो जाएगा कि अपने क्षेत्र के विद्वानों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से परिचित होना। ठीक है, ये इसका लाभ है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से आप विद्वानों से कनेक्ट कर सकते हैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करवा के। ये चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। फिर देखिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उपलब्धियां एवं ख्याति अर्जित करना, ऑब्वियस सी बात है, समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। फिर देखिए आगामी अनुसंधानों में अपेक्षित सुधार करना, ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई शोध कार्य हो चुका है और उसमें कोई त्रुटि है या कोई कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। फिर देखिए अनुसंधान प्रक्रिया एवं निष्कर्षों का व्यापक संप्रेषण, उसके बाद अनुसंधान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होना, उसके बाद अनुसंधान में निष्कर्षों को व्यापक आलोचना एवं सुधार के लिए स्वतंत्र करना। अब देखिए लिखा अनुसंधान पेपर को लिखने की क्या प्रक्रिया होती है। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर, इसमें हो जाएगा अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र के रूप में संप्रेषित करने की विधा भी अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक ही होगी। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा हम अनुसंधान, बेसिकली अनुसंधान क्या है, ऑब्वियस सी बात है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें हम एक चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा किसी निश्चित समस्या का क्या करते हैं, समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके लिए बहुत से रिसर्च करते हैं, बहुत से शोध करते हैं, तब जाके कहीं आंकड़े जुटाते हैं और फिर जाकर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो क्या है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र के रूप में जब आप लिखेंगे तो वह भी क्या होगी, वैज्ञानिक होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विषय में आपको प्रवेश करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि समस्या है, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, ढूंढना होगा कि आपको किस चीज पर शोध पत्र लिखना है। फिर उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। मान लीजिए आपने एक टॉपिक ढूंढा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे निराला पर रिसर्च करना है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर रिसर्च करना है। अब देखिए इस पर रिसर्च करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले टॉपिक ढूंढना होगा, फिर मैं निराला के बारे में
सॉरी निराला के बारे में जितने भी मेरे साहित्य हैं, ठीक है? उनको क्या करूँगी, सबको पढ़ूँगी। निराला के जितने भी साहित्य हैं, सबको क्या करूँगी, एक-एक लाइन से पढ़ना शुरू करूँगी। फिर देखिए, उस अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? मैं जो ये टॉपिक यूज़ कर रही हूँ, उसके कहीं न कहीं कोई न कोई उद्देश्य होगा। फिर अनुसंधान की परिकल्पनाएँ होंगी। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो कल्पनाएँ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिकल्पनाएँ। फिर उसके बाद है अनुसंधान अभिकल्प या शोध डिज़ाइन, जिसमें हो जाएगा न्यायदर्श, फिर है यंत्र एवं उपकरण, फिर है सांख्यिकी प्रविधियाँ। अनुसंधान विधि, प्रदत्त या आंकड़ा विश्लेषण। याद रखिए, जहाँ भी प्रदत्त वर्ड होगा, वहाँ आप लोगों को समझ लेना है कि ये किसकी बात कर रहा है, डिजिट की बात कर रहा है, आंकड़ों की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें प्रदत्त कहलाती हैं। फिर है अनुसंधान के निष्कर्ष पर पहुँचना है और फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, कि हम लोगों ने कौन-कौन से ग्रंथों से या बुक से या रचनाओं से हेल्प ली है। देखिए, अनुसंधान लेख, तो ये होता है रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल आप लोगों ने देखा होगा, पीएचडी के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है अनुसंधान लेख अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सैद्धांतिक पक्ष का। मूल रूप से कहा जा सकता है कि ये लेख जो है वो शोधकर्ता की उच्च स्तर के चिंतनीय बोध की अभिव्यक्ति है कि किसी टॉपिक पर आपका जो चिंतन है, मतलब आपने किस तरीके से किस टॉपिक पर चिंतन को प्रस्तुत किया है, उसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? अनुसंधान लेख के माध्यम से, यानी रिसर्च आर्टिकल के माध्यम से आप कर सकते हैं, जो कि आगामी व्यवहारिक प्रकृति के अनुसंधानों की नींव रखते हैं। शोधकर्ता अपने विचारों की पुष्टि के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए, अनुसंधान लेख के अनिवार्य तत्व, ठीक है? यानी अच्छे अनुसंधान लेख में निम्नलिखित तथ्यों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पहला क्या हो जाएगा? अनुसंधान लेख में एक परिकल्पना, एक प्रस्तावित प्रश्न शामिल होना चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए अनुसंधान लेख में? एक परिकल्पना होना चाहिए और एक प्रस्तावित प्रश्न उसमें शामिल होना चाहिए। फिर उसके बाद अनुसंधान लेख में विषयों का विवरण भी शामिल होना चाहिए। फिर अनुसंधान लेख में निष्कर्ष भी शामिल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अनुसंधान लेख में आगामी अनुसंधान के लिए सुझाव भी होना चाहिए और उसमें संदर्भों का उल्लेख कि कौन-कौन से ग्रंथों से हेल्प लेकर उसे लिखा गया है, उसका तो उल्लेख होना ही चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, एक अनुसंधान लेख में किस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। तो अनुसंधान लेख में समाचार पत्रों के लेख नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा तो गलत होने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। हालांकि इस टॉपिक से वो सारे बच्चे बहुत कनेक्ट कर रहे होंगे जिनका कि मास्टर्स अभी कंप्लीट हो चुका है। उन लोगों को सेमेस्टर 2 और 4 में जनरली बहुत से ऐसे लघु शोध प्रबंध पर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, जो कि उनका खुद का बेसिकली टॉपिक होता है और उनको मतलब उस पे ही रिसर्च करके क्या होता है, लिखना होता है। किसी भी मतलब सारे ही सब्जेक्ट के साथ ऐसा है, हिंदी में भी होता है और सारे सब्जेक्ट में ऐसा है। फिर देखिए, लिखा है कि जो बेसिकली त्रुटियों की बात हो रही है कि कौन-कौन सी नहीं होनी चाहिए। दूसरा त्रुटि है कि यह एक अनुमान आधारित दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें आप अनुमान के आधार पर नहीं लिख सकते कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप फैक्ट्स के बेस पे बात करेंगे, इसीलिए इसके लिए संदर्भ सूची या संदर्भ पुस्तकों का पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। फिर देखिए, अनुसंधान लेख में संपादकीय लेख नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर अनुसंधान लेख में किसी पुस्तक या परीक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपका अनुसंधान लेख है तो आप किसी भी पुस्तक की उसमें समीक्षा नहीं कर सकते। अनुसंधान लेख में सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा कि आपको सलाह नहीं देना है, ठीक है? वो आपका अनुसंधान है, आप सलाह नहीं दे सकते। अब देखिए, अगला टॉपिक है वर्कशॉप। तो देखिए, वर्कशॉप जो होता है जिसे हिंदी में कहते हैं कार्यशाला। कार्यशाला एक छोटे समूह हेतु संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम है, जिसमें कि किसी भी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी विकास पर जोर दिया जाता है। याद रखिएगा कि कार्यशाला के माध्यम से क्या करते हैं, एक छोटे समूह के लिए ये अध्ययन का पाठ्यक्रम होता है, ठीक है? और इसमें बेसिकली कौशल विकास पर या फिर तकनीकी विकास पर ध्यान दिया जाता है। कार्यशाला अनुसंधान के वास्तविक एवं क्रियात्मक पक्ष के विकास पर बल देती है। इसमें यह बताया जाता है कि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन सी विधियों, उपायों एवं निष्कर्षों को कब, कहाँ और कैसे और क्यों प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है? देखिए, कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति, तो कार्यशाला में किस तरीके के व्यक्ति भाग ले सकते हैं? पहला तो हो जाएगा संचालक, फिर हो जाएगा आयोजक, फिर हो जाएगा विषय विशेषज्ञ, उसके बाद हो जाएगा सहभागी।
अब देखिए कार्यशाला के उद्देश्य क्या-क्या हो सकते हैं, तो वर्कशॉप के क्या-क्या उद्देश्य है, सबसे पहला हो जाएगा विषय से संबंधित जटिल समस्याओं का समाधान करना, ठीक है? फिर उसके बाद किसी भी विषय के विविध पक्षों की विवेचन करना, फिर उसके बाद इस समस्या के समाधान एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधान विधियों का निर्धारण करना, फिर है तात्कालिक समस्याओं के प्रति सक्रियता, वर्तमान समस्याग्रस्त क्षेत्रों के प्रति जागरूकता, फिर उसके बाद है अनुसंधान अभिकल्प या शोध डिज़ाइन को तैयार करना, फिर है अनुसंधान करने की योग्यताओं का विकास करना। फिर देखिए अगला क्या है, संबंधित साहित्य संग्रह का संरक्षण करना, और फिर है कार्यशाला के माध्यम से व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, फिर है कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने एवं कार्य करने की क्षमता विकसित करना। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि बेसिकली निर्भर ही कर रहा है कि विकास करने पर कौशल विकास हो गया या फिर तकनीकी रूप से आपका विकास हो गया। कार्यशाला जो है वो इस पर ही तो निर्भर करती है ना, यही चीजें सिखाती है। फिर देखिए प्रविधियों, उपकरणों, यंत्रों के चयन की आवश्यक शर्तों की जानकारी को प्राप्त करना। देखिए जो वर्कशॉप होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका प्रारूप या स्वरूप कैसा होता है, तो सामान्यतः किसी विषय, क्षेत्र एवं समस्या के संदर्भ में कार्यशाला का जो आयोजन होता है वो कम से कम 3 दिनों तक होता है। कितने दिनों तक होता है? 3 दिनों तक होता है। उदाहरण के लिए छोटे व्यापारी एवं ऐसे लोग जो जीएसटी की कार्यविधि के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनके लिए कई शहरों, कस्बों में जीएसटी की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। वहाँ जीएसटी के विषय में विशेषज्ञ उनकी शंकाओं को क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में क्या है, फर्स्ट स्टेज में, कि इस अवस्था में प्रकरण से संबंधित प्रस्तुतिकरण एवं स्पष्टीकरण देना होता है, ठीक है? मान लीजिए जीएसटी है, तो जीएसटी के संबंध में क्या करना, उसके बारे में बताना, उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना। देखिए सेकंड स्टेज में क्या होता है कि यह अवस्था 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक चलती है। प्रशिक्षण लेने वाले सभी सदस्यों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करके उन्हें अपने-अपने कार्य निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाती है। कार्य करने के बाद अपने-अपने समूह में की गई त्रुटियों के सुधार का प्रयास किया जाता है। इस अवस्था के अंतिम चरण में सभी विभाजित समूह एक साथ मिलते हैं और अपने कार्यों की समग्र व्याख्या को क्या करते हैं? प्रस्तुत करके रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा कि द्वितीय अवस्था जो है वो 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक चलती है। और इसमें क्या होता है द्वितीय अवस्था में, कि जितने भी सदस्य भाग लेते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने समूहों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करके अपने-अपने कार्य निर्धारण की उन लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है कि कौन जिस कार्य में अच्छा होता है उसको उस कार्य को करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है? और बाकी लोग क्या करते हैं, अपने-अपने समूह में जो त्रुटियाँ हो गई है उसमें सुधार का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, बाकी लोग आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं लास्ट वाले चरण में, और फिर क्या करते हैं, अपने कार्यों की समग्र व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। देखिए तृतीय अवस्था क्या है, यह अवस्था पूर्ण औपचारिक होती है। प्रशिक्षण ले रहे सभी सदस्य अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो तृतीय अवस्था होती है वह क्या होती है, पूर्ण रूप से औपचारिक होती है। जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर क्या करेंगे, कार्य प्रणाली में सुधार करेंगे। और जो तृतीय अवस्था है उसे क्या बोलते हैं, तृतीय अवस्था को हम लोग बोलते हैं जांच करने की अवस्था। क्या बोलते हैं? जांच करने की अवस्था, जांच करने की अवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कार्यशाला की विशेषताएं, तो सबसे पहला हो जाएगा अनुसंधानों अथवा शोधों के व्यवहारिक उपयोगों की संभावनाओं की खोज करना। फिर है नवीन अवधारणाओं एवं उपागमों के दृष्टिकोणों से परिचित होना एवं उनका मूल्यांकन करना। फिर है शोध संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। फिर है सामूहिक भावना एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य को पूर्ण करने की क्षमताओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का बोध होना। कार्यशाला की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वर्कशॉप, तो पहला हो जाएगा सहयोगात्मक कार्य प्रणाली का अभाव। फिर है विशिष्ट पेशेवर व्यक्तियों का अभाव। फिर है रोचकता का अभाव। फिर अनुसरण या जांच करने की अवस्था का अभाव। फिर अत्यधिक समय की आवश्यक या दीर्घकालीन कार्य योजना। उसके बाद है ज्ञानात्मक अधिक एवं व्यवहारिक कम। याद रखिएगा कि कार्यशाला जो होती है ये उसकी सीमा है कि वो उसमें ज्ञान अधिक है लेकिन वो व्यवहारिक क्या है, कम है। जैसे बोलते हैं ना, थ्योरेटिकल ज़्यादा है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक कम है, प्रैक्टिकली बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सेमिनार, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं विचार गोष्ठी या संगोष्ठी।
जो भी लोग अभी मास्टर्स कर रहे होंगे, आप लोगों का हर सेमेस्टर में होता होगा। संगोष्ठी होता है, सेमिनार होते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्टर में या फिर जैसे भी हो गया, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन आप लोगों को समझाना होता है किसी टॉपिक को। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।